HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शनल एरियाज होते हैं, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, ऑपरेशंस, IT, मेनी मोर। और इन सब में HR का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ HR के अंदर हम लोग बहुत चीजें पढ़ते हैं, हम लोग HRM पढ़ते हैं, HRD पढ़ते हैं, LND पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें। आजकल तो HR एनालिटिक्स भी आ गया है। सो काफी कुछ है HR के अंदर पढ़ने के लिए। उसके अंदर आज हम कवर करने वाले HRM, जिसका मतलब है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। माय नेम इज डॉक्टर सुमन कुमार देव और हम बात करते हैं HRM की। एम्प्लॉयज को रिसोर्स समझना बहुत, ऑलमोस्ट 100 साल से हम लोग एम्प्लॉयज को रिसोर्स मानते हैं। हालांकि फ्रैंकली बताऊं, मेरा यह मानना है और आज के डेट में कई ऐसे नई जो दुनिया, नई जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो एम्प्लॉयज को रिसोर्स नहीं मानते, वो ह्यूमंस को कहते हैं। हम इनको रिसोर्स क्यों माने? इनको क्या हम प्रिंटर की तरह ट्रीट करें? क्या इनको हम कॉपी मशीन की तरह ट्रीट करें? नहीं। बट ये हमारा कोर्स है, हम तो BBA, MBA, BCA कर रहे हैं, तो हमें तो पढ़ना है, तो लेट्स स्टडी HRM। HRM के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है हम कैसे टैलेंट को एक्वायर करें, अट्रैक्ट करें, उनको हम रिक्रूट करें, उनको हम डेवलप करें, उनको हम कैसे रिटेन करें। ये सारी चीजें हम लोग HRM के अंदर पढ़ते हैं। और अगेन इस कोर्स को ला रहे हैं दो टैलेंटेड यंग डायनामिक, रजनी एंड अनुपम। हाय लर्नर्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक HR का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम वन बाय वन सारी की सारी पांचों यूनिट्स कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट 1 के साथ। तो यूनिट 1 के अंदर क्या है, हम पढ़ने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन टू HRM एंड HRD, कि HRM क्या होता है और HRD क्या होता है। जैसे HRM तो आपको जैसे नाम से पता है, आप सबने बहुत बार सुना भी होगा कि HRM का क्या मतलब होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो H और R के ह्यूमन रिसोर्स और उनकी मैनेजमेंट की, उन ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट करने को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और जहाँ की HRD के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब है, डेवलपमेंट, और इसका क्या मतलब है, मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स की पहले मैनेजमेंट, फिर उनकी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से आपको क्या समझ आता है कि उनकी स्किल्स को, उनकी एबिलिटीज को, उनकी स्किल एसेंशियलनेस को, इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना, डेवलप करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और अपने खुद के लिए भी एक इफेक्टिव और एसेंशियल जो है रिसोर्स साबित हो। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं पीपल को इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन करने के लिए, संभालने के लिए। HRM किस पे फोकस करता है, मैनेजिंग एम्प्लॉयज एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद पॉलिसी, जो भी कंपनीज में काम करने के लिए लोगों के लिए पॉलिसीज, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते हैं, उनको फॉलो करते हुए क्या कहते हैं वो लोग काम करें। HRD क्या एम करता है कि डेवलप करे एम्प्लॉयज की स्किल्स को, ठीक है, और वो एक लॉन्ग टर्म कॉम्पिटेंसी बनाए जिससे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो अभी हम एक एक करके पूरा HRM और HRD जो है डीप में स्टडी करेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी HR। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं HR में, पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे कि HRM क्या होता है, क्यों हम स्टडी करते हैं, क्या हुआ। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ HRM क्या है, कि HRM का मीनिंग क्या है। कि HRM जो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी एम्प्लॉय, जितने भी वर्कर, जितने भी ह्यूमंस काम कर रहे हैं, उनको मैनेज करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होती है। स्ट्रेटेजिक अप्रोच होती है जो कि वर्कफोर्स को इम्प्रूव करती है, वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी को, उनकी मोटिवेशन को और ओवरऑल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाती है। ठीक है, ऐसे कुछ इनके एम्स और मोटिव्स होते हैं, जिसके अंदर क्या क्या HRM के अंदर क्या क्या चीजें आपकी इंक्लूड होती है। रिक्रूटमेंट, कि लोगों को रिक्रूट करना, एक कंपनी के अंदर लोगों को हायर करना। ठीक है, कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप के लोगों की रिक्वायरमेंट है, कि राइट पीपल एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। तो ये वो देखिए रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करती है कि भाई जो सही बंदा है वही सिलेक्ट होकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर उनकी ट्रेनिंग चलती है कि भाई वो ट्रेनिंग भी मिलेगी एम्प्लॉयज को, कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर के साथ, एनवायरमेंट से फिट बैठे और उनकी ट्रेनिंग हो। परफॉर्मेंस अप्रेजल, जैसा काम करता है उसके अकॉर्डिंग उनको परफॉर्मेंस दी जाती है। फिर एम्प्लॉय रिलेशन, की इन दी एंड एम्प्लॉय का एक दूसरे रिलेशन कैसा है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM, अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो क्यों जरूरी, इसका क्या काम है, क्या मेन मोटिव है। तो सबसे पहला है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। मेन काम क्या होता है एक HRM का, सबसे पहले कि सही लोगों को हायर करना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी नीडेड रिक्वायरमेंट के अंदर।
पहला क्या, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, अट्रैक्ट एंड रिटेन स्किल्ड एम्प्लॉयज। स्किल्ड एम्प्लॉयज है उनको अट्रैक्ट करना, उनको रिटेन करके रखना कि वो आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाए ना। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर उन एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई नए नए लोगों को हायर कर रहा होता है, ऐसा नहीं होता, एक वन टाइम प्रोसेस होता है। हो सकता है कोई कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रो पे हो तो इन ईयर 2 टाइम्स कर ले, बट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं होता है ये वंस ना वायरल। तो उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे काफी खर्चा होता है क्योंकि कॉस्टली होती है, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट और टाइम एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट से जो इम्प्लॉयज है वो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो इम्प्रूव होती है पीरियड ऑफ टाइम। फिर आता है आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है कि इम्प्लॉय जो भी काम करे उसको मोर इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, इन लेस टाइम, इन लेस कॉस्ट कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे वो मोर मोर प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, हाई एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती है। नेक्स्ट, कंपनसेशन बेनिफिट्स। अब फ्री में तो काम कर नहीं रहे तो उनको कुछ कंपनसेशन, उनकी सैलरी या कुछ बेनिफिट्स, कुछ जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ठीक है, मेडिकल अलाउंसेज हो गया, आने जाने के लिए कैब फैसिलिटीज दे दी, ठीक है, लंच दे दिया, या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे कूपन दे देते हैं फॉर परचेज। तो उनको कंपनसेशन बेनिफिट दे देती है जो कि फेयर होने चाहिए, कि जो जितना डिजर्विंग है उसको उतना मिलना चाहिए। ठीक है, कोई अनडिजर्विंग को हाई पे नहीं होना चाहिए, और जो ज्यादा मेहनत करके ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करे उसका लो पे नहीं होना चाहिए। तो एक क्या कहते हैं ना, ये जेंडर वाइज होनी चाहिए आपकी रेम्यूनरेशन, तो एक फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। फिर एम्प्लॉय रिलेशन। अब एम्प्लॉय के रिलेशंस कैसे मेंटेन हो, एक दूसरे के साथ भी और एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी, कि भाई अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन जो क्या कहते हैं किसी मुसीबत में कुछ हो, तो आपके एम्प्लॉय जो आपका स्टैंड ले, ऐसा ना हो किसी टाइम में कोई और ज्यादा पे कर रहा है तो छोड़ के भाग जाए। अगर वो आपका एसेट है तो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म के अंदर बना के रखे, तो एम्प्लॉय का पॉजिटिव रिलेशन मेंटेन करना, वर्क एनवायरमेंट को मेंटेन करना। कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ध्यान रखना होता है कि जो भी लेबर लॉज है, ठीक है, जो भी लीगली एथिकली चीजें राइट है उनको कंप्लायंस करके उनको फॉलो करके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करे। ठीक है, लेबर लॉज को, रेगुलेशंस को फॉलो करे, कंप्लाई करे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है वर्क फोर्स प्लानिंग। अब एचआर जो है वर्कफोर्स की प्लानिंग करता है कि कितने लोग की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और कितने लोगों को हायर करना है, और उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी मोटिवेशन को लेके यही जो है वो स्ट्रेटेजीज बनाता है। तो वर्कफोर्स प्लानिंग अलाइन एचआर स्ट्रेटेजीज विद बिजनेस गोल्स, की जो भी वो एचआर की स्ट्रेटेजी बनाए वो बिजनेस गोल के साथ अलाइंड हो। तो ये हमने अभी बेसिक पढ़ा है एचआरएम का। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि प्रोसेस ऑफ एचआरएम। ये एचआरएम का प्रोसेस क्या है, कि एचआरएम जो है लोगों को हायर करना, रिक्रूट करना, उसका एक क्या प्रोसेस है जो कि चलता है। कौन कौन सा जो पहला स्टेप होता है, कौन सेकंड स्टेप होता है, लोगों को हायर किया जाता है। तो एचआर का प्रोसेस ये सबसे पहला लेते होता है एचआर की प्लानिंग। पहले एचआर प्लान करता है कि उसको इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कि भाई उसको उसका 10 न्यू रिक्रूटर से काम हो जाएगा। ठीक है, उसको 10 की जगह 100 चाहिए होंगे, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने चाहिए, एक पर्टिकुलर फंक्शंस के अंदर कितने चाहिए। तो पहले एचआर जो है उसकी प्लानिंग करता है, कि फोरकास्ट करता है, ठीक है, फ्यूचर प्लान करता है कि वर्कफोर्स को कितने वर्कफोर्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नीड है। तो आपका पहला स्टेप है। सेकंड आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जब उसको पता चल गया कि उसको मान लो एचआर, उसको खुद एचआर के अंदर उसको मान लो 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको फाइनेंस के अंदर मान लो पता है कि उसको 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, मार्केटिंग के अंदर मान लो उसको पता है उसको 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको लग रहा है कि उसको सेल्स के अंदर क्या कहते हैं 15 लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो जब उस पर ये नंबर्स आ गए, ये पता चल गया कि उसको किस डिपार्टमेंट के लिए, किस रोल के लिए, किस काम के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट हो, कहाँ कहाँ पे, अलग अलग लोकेशन के अंदर हो सकता है एक लोकेशन के अंदर, दूसरी लोकेशन के अंदर हमें इससे कुछ ज्यादा इंप्लॉयज चाहिए, कुछ ज्यादा लोगों की रिक्रूटमेंट हो। तो उसके बाद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आता है। जब लोगों को पता चल गया कितने लोगों को हायर करना है, फिर एचआर जो है रिक्रूट करता है, हायर करना स्टार्ट करता है राइट पीपल को राइट काम के लिए। फिर आपका आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। लोग हायर हो गए, जैसे अभी हमने पढ़ा, उसके हमको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देने की जरूरत होती है ताकि उनकी स्किल जो है वो इनहेंस हो सके। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरह का काम चाहिए, जिस तरीके से चाहिए, जिस प्रोसेस के साथ चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है उसको, ताकि पीपल अडेप्ट करे, ठीक है, उस काम में थोड़ा फ्लेक्सिबल बने। ठीक हो सकता है कुछ नया सॉफ्टवेयर हो, उनको यूज करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आपका आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ट्रेनिंग के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस जो है वो मेजर होती है, कि वो कितना इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, प्रोडक्टिविटी उनकी कैसे, उस तरह से वो काम कर रहे हैं, जो गोल्स उनको दिए गए, जो टारगेट को दिए, टाइमली अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वेस्ट ना साबित हो, कि भाई एक पैसा बर्बाद हो जाए। तो इनकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती है, परफॉर्मेंस मेजर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम उसकी तरफ आते हैं कंपनसेशन बेनिफिट्स। उनको कंपनसेशन बेनिफिट्स मिलते हैं, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे उन्हीं को एज अ प्रोसेस के अंदर है, कि भाई प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये सैलरी स्ट्रक्चर रिवॉर्ड्स की तरफ उनको मिलता है, कि भाई अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं। फिर एम्प्लॉय रिलेशन, एक वर्कफोर्स कल्चर बना रहे, एक लॉन्ग टर्म आपका क्या कहते हैं एम्प्लॉय जो आपके साथ जुड़ा रहे, एज एक आपका एसेट जो है वो साबित हो। ठीक है, आई होप आपको एचआरएम क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम
हम पढ़ते हैं कि एचआरएम और पर्सनल मैनेजमेंट के बीच में क्या फर्क होता है। ठीक है, एचआरएम और पर्सनल मैनेजमेंट आपको सुनने में कहीं ना कहीं जैसे लग रहा होगा, बट दोनों जो है वो बहुत डिफरेंट है। एचआरएम क्या होता है, ये एक स्ट्रैटेजिक एंड प्रोएक्टिव अप्रोच होती है। ठीक है, इसमें कैसे अप्रोच, स्ट्रैटेजिक होती है, प्रोएक्टिव होती है कि भाई तुरंत काम करना, जब दिक्कत आ रही है तब वो स्टार्ट करते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच होती है। ठीक है, और एक स्ट्रैटेजिक होती है क्योंकि स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है कि कब कितने लोगों को हायर करना है, कहाँ से हायर करना है, ठीक है, कहाँ कहाँ के लिए हायर करना है, कैसे लोगों की चाहिए, क्या उसे स्किल रिक्वायरमेंट है, कैसा स्किल सेट है जिसके तरीके से हायर करना है। पर्सनल मैनेजमेंट जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती है, और ये रिएक्टिव होती है। जब कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, तब ये रिएक्ट करते हैं, ये प्रोएक्टिवली नहीं काम करते। ये प्रोएक्टिवली मतलब कि आपने कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए आपने पहले से ही क्या कहते हैं सोच रखा है कि कैसे फॉलो करना है, आप पे कुछ प्लान्स है, ठीक है, कुछ आपने मेजर्स ले रखे हैं, ठीक है, प्रिकॉशंस है आपके पास, तो वो एचआरएम का काम होता है। बट ये रिएक्ट करते हैं, कोई सिचुएशन हो गई या कोई काम आ गया तो ये क्या है, ऐसा रिएक्ट करते हैं, उसमें इनके पहले से प्लान्स वगैरह नहीं होते हैं। फोकस देखें तो एचआरएम का जो फोकस होता है वो एम्प्लॉय डेवलपमेंट और मोटिवेशन के होते हैं, कि एम्प्लॉय जो है डेवलप करे, मोटिवेट रहे थ्रू आउट काम करने के लिए। जैसे पर्सनल मैनेजमेंट का फोकस क्या होता है, एम्प्लॉय वेलफेयर मेंटेनेंस, कि एम्प्लॉय का वेलफेयर हो, जो कि क्या कहते हैं स्टैंडर्ड गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स है, रेगुलेशन है कि एनवायरमेंट, वर्कफोर्स का एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉय का वेलफेयर होना चाहिए, उनको फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, बेनिफिट्स मिलने चाहिए, और एक मेंटेनेंस होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग इनका डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होता है और इनका सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। स्कोप, इसका ब्रॉडर स्कोप होता है, एचआरएम जो है पर्सनल मैनेजमेंट से ज्यादा बड़ा होता है, इसका स्कोप भी ज्यादा ब्रॉडर होता है, और ये इंक्लूड करता है टैलेंट डेवलपमेंट की ओर। वेयर एज आपका पर्सनल मैनेजमेंट लिमिटेड हायरिंग होती है, ठीक है, सैलरीज और डिसिप्लिन, इसका फोकस, मेन फोकस जो होता है, मेन स्कोप जो होता है वो इन पॉइंट पे होता है। इसका गोल होता है कि एचआर की जो प्रैक्टिसेस है वो अलाइन हो बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ, कि जो बिजनेस की गोल है, मोटिव है, वही एचआर का गोल और मोटिव हो, ताकि फिर उसी टाइप के लोग जो है वो हायर कर सके। वेयर एज पर्सनल मैनेजमेंट का क्या गोल होता है कि मेंटेन करें एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स को एंड पॉलिसीज को, कि एक सेट रिकॉर्ड्स रखे अपने एम्प्लॉयज का और पॉलिसीज का। तो ये एचआरएम पर्सनल मैनेजर के बीच में डिफरेंस। तो अब गाइस हम पढ़ने जाने वाले हैं एचआरडी। जैसे मैंने कहा था इस पीरियड के अंदर दो चीजें हैं, एचआरएम और एचआरडी, तो हम फोकस करेंगे एचआरडी पे। एचआरएम के बारे में जो भी चीजें आपके सिलेबस में कवर थी वो हम पढ़ चुके हैं, बट अब हम एचआरडी के बारे में पढ़ेंगे। एचआरडी क्या था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो ह्यूमन रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एम्प्लॉयज है, जो वर्कर्स है, उनकी डेवलपमेंट के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो स्किल्स की, जो एबिलिटीज को उनको क्या कहते हैं उनसे काम करवाया जाता है, सिखाया जाता है, तो हम उसको पढ़ेंगे। रेफर करते हैं एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस जो इनहेंस करता है, कि एम्प्लॉयज की स्किल्स को इनहेंस करता है, एम्प्लॉयज के नॉलेज को और एम्प्लॉयज की एबिलिटीज को। जिससे क्या होता है, जैसे अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, ठीक है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो हो रहा है आपकी स्किल्स को, नॉलेज को, एबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप एक बेटर इंडिविजुअल बनोगे, आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। और ओवरऑल अगर हर एक इंडिविजुअल की जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, तो ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेटर एक्सेल करेगा। ठीक है, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस बेटर तो ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो एक सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेस की और जो है बढ़ेगा। अब एचआरडी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एचआरडी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनहैंस एम्प्लॉय स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, कि जैसे डेवलपमेंट की बात हो रही है तो एम्प्लॉयज की जो स्किल्स है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो करंट सिनेरियोज है, जो करंट मार्केट कंडीशंस है, उनकी जो स्किल्स है वो कम्पिटेटिव होनी चाहिए और डेवलप्ड होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, जो कम्पीट कर सके टुडे वर्ल्ड के अंदर। क्रिएट अ लर्निंग ओरिएंटेड कल्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कल्चर बताओ कि एम्प्लॉय जो है वो ये उनके कल्चर के अंदर आ जाए, उनके अंदर आ जाए, उनको नई नई चीजें सीखनी है, कॉन्टिन्यूस जो है न्यू लर्निंग्स करनी है, रीलर्न करना है, ठीक है, न्यू नॉलेज को जो एक्वायर करना है। इसका एक कल्चर ही हो जाएगा, तो एक ऐसा एनवायरमेंट होगा कि हर एक एम्प्लॉय एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखा रहा होगा, सीख रहा होगा। ठीक है, तो एक लर्निंग ओरिएंटेड कल्चर जो है एनवायरमेंट जो है वो क्रिएट करो। डेवलप लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, हर एक इंडिविजुअल के अंदर, एम्प्लॉयज के अंदर डेवलप करो कि वो इतना कैपेबल हो कि लीडरशिप क्वालिटीज को अपने अंदर इनहेंस कर सके। एक लीडर का रोल हो सकता है प्ले कर सके जब आपका लीडर जो है, आपका मैनेजर जो है, बॉस जो है वो एब्सेंट है, ठीक है, और उनको ये वाली कैपेबिलिटीज के साथ मैनेज करो। ठीक है, नेक्स्ट है इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। अगर आपको ये सब कुछ हो रहा है, अगर आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, उनको डेवलपमेंट दे रहे हो, बट आपका एंड रोल के अंदर, गोल के अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस जो है, ऑर्गेनाइजेशन का जो क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी जो है वो ही नहीं इंक्रीज हो पा रही, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो बेटर नहीं हो पा रही, तो कोई मतलब नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस जो है वो इंप्रूव होनी चाहिए। प्रमोट करियर ग्रोथ एंड सक्सेशन प्लानिंग, जो करियर प्लानिंग है, जो सक्सेशन प्लानिंग है, कि एम्प्लॉय का भी एक रोड मैप बनता है कि भाई डाउन द लाइन 5 ईयर्स के अंदर कौन सी पोजीशन पे होगा, 10 ईयर्स डाउन द लाइन कहाँ होगा। तो एक सक्सेशन प्लान जो है एक एम्प्लॉय का, एक ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, करियर ग्रोथ के लिए उसके पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो एचआरडी का कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव है
नेक्स्ट है फोकस ऑफ एचआरडी सिस्टम। ये एचआरडी का सिस्टम है उसका फोकस जो है किसके ऊपर होता है, ठीक है, वो क्या चीजों के ऊपर जो मेन फोकस करता है, किन चीजों पे वो ज्यादातर ध्यान देता है और कैसे वर्कआउट करता है। तो सबसे पहले क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि हमको नाम से समझ आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लेना, एम्प्लॉयज को इक्विपिंग करना कि विद नेसेसरी स्किल्स, नेसेसरी स्किल जो है आपके एम्प्लॉयज को, आपके वर्कर्स को आना चाहिए। करियर प्लानिंग, करियर प्लानिंग होनी चाहिए, हेल्प होना चाहिए एम्प्लॉयज को ग्रो करना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक एम्प्लॉयज का रोड मैप बना होना चाहिए कि एम्प्लॉयज जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो करेगा, ठीक है, डाउन द लाइन वो कैसे जो है और बेटर पोजीशन पे, बेटर सैलरी पे, बेटर एनवायरनमेंट पे कैसे आएगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसकी परफॉर्मेंस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने क्या कंट्रीब्यूट करा है, ठीक है, कैसे उसने अपने टारगेट्स अचीव करे, कैसे डेडलाइन मीट्स करी है, क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है, तो उसको एनकरेज करना, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ उसको देना, उसको मोटिवेट करना। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, और इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की जो डेवलपमेंट है वो होना बहुत जरूरी है, इनहेंस करना कि ओवरऑल वर्कफोर्स कल्चर जो है वो इनहेंस हो, ऑर्गेनाइजेशन की जो है डेवलपमेंट हो। गाइस हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एचआरडी। ये एचआरडी का स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, ठीक है, एचआरडी सिस्टम कंसिस्ट वेरियस कंपोनेंट्स के, एक एचआरडी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि वो इंक्लूड करता है, हर एक कंपोनेंट का भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मेनली यहाँ पे हम 10 कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ है। सबसे पहला क्या है, कंपिटिटिव एडवांटेज, कि एचआरडी आपको क्या देता है, एचआरडी आपको हेल्प करता है और या फिर करना चाहिए कि आपको एचआरडी जो है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपके कोर कंपेटेंसी मिले एचआरडी के अंडर, क्योंकि वो आपको ट्रेनिंग देता है, डेवलपमेंट देता है, स्किल्स एंड नॉलेज आपकी इनहेंस करता है। तो एचआरडी जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करे कि वो गेन करे एक एज, ठीक है, ओवर कॉम्पिटिटिव को, जो उसके कॉम्पिटिटर्स है उसके जो है एक एज क्रिएट करे और स्किल्ड एम्प्लॉयज को डेवलप करें, ठीक है। सेकंड क्या है, कोलैबोरेशन, इसके अंदर आप क्या कोलैबोरेटली, कोलैबोरेशन के साथ काम करें, एनकरेज करें कि आपका टीम वर्क, ठीक है, कॉपरेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, कि टीम वर्क एनकरेज हो, कोलैबोरेशन और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अक्रॉस, डिफरेंट टीम्स के अक्रॉस आप मिलजुल के काम करो, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कोई भी चीज जो है अकेले जो है नहीं अचीव कर सकते, यू नीड डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू अचीव योर गोल्स। तो आप कोलैबोरेशन के साथ काम करें। थर्ड, कम्युनिकेशन, आपकी जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, एक दूसरे के साथ, ठीक है, वो क्लियर होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए और इन्फॉर्मेटिव, इन्फॉर्मेशन जो है एक स्ट्रक्चर वे के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लो होनी चाहिए। और एक कम्पिटेंसी, फोकस होना चाहिए आपका आपके एम्प्लॉयज की कम्पिटेंसी पे, क्योंकि कोर कम्पिटेंसी क्या है, कैसे आप उसके स्किल्स को इनहेंस कर सके, कैसे वो एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर जो है रिलेवेंट रह सके, ठीक है, तो उसके स्किल्स को, नॉलेज को, एबिलिटीज को कॉन्टिन्यूस बेसिस पे इम्प्रूव करना। फिफ्थ है काउंसलिंग, कि आपको आपके एम्प्लॉयज की काउंसलिंग करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय जो होते हैं मोर ऑफ द टाइम दे डोंट अवेयर कि उनकी क्या कैपेबिलिटीज है, वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं, तो और कभी हो सकता है डाउन द लाइन वो डीमोटिवेटेड हो, तो उनकी काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो हमें एज एन एम्प्लॉयर, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए एम्प्लॉयज को, ताकि अपने पर्सनल प्रोफेशनल चैलेंजेस को ओवरकम कर सके, ठीक है। सिक्स क्या है, कोचिंग, ठीक है, काउंसलिंग दे रहे तो उनको कोचिंग की जरूरत पड़ती है, मतलब ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, इंश्योर करना पड़ता है कि एम्प्लॉय जो है वो थ्रू आउट मेंटर करो उनको और उनकी स्किल जो है वो डेवलपमेंट हो, स्किल जो है वो डेवलप हो। सिक्स है करियर डेवलपमेंट, ठीक है, फिर क्रिएट पाथवेज फॉर एम्प्लॉयज टू ग्रो विद इन द कंपनी, ठीक है, आगे से करियर डेवलपमेंट आप उनका रोड में मान लो कि डाउन द लाइन आपका एम्प्लॉय जो है वो कैसे ग्रो करेगा, कैसे एक्सेल करेगा, उसको कैसे क्या कहते हैं आपको रिमेम्बर रहेगा, कैसे रिकग्निशन मिलेगी, तो वो डेवलप करना, वो एक पाथ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर चेंज एजेंट, एचआरडी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम कहते हैं कि आज की इकोनॉमी वो ओवर चेंजिंग है, ऑलवेज चेंज, और हम बोलते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो दैट्स वाई आपका एचआरडी है, क्योंकि डेवलपमेंट पे काम करता है, आपको करंट ट्रेंड्स के साथ, करंट स्किल्स के साथ, करंट नॉलेज के साथ, करंट टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहने में हेल्प करता है। तो एचआरडी जो है वो प्ले एक क्रूशियल रोल प्ले करता है चेंज को मेंटेन करने के लिए, जैसे कोविड में चेंज हुआ, ठीक है। साइंस क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, एक एथिकल गाइडलाइंस होती है, कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, जो बिहेवियर स्टैंडर्ड वगैरह को फॉलो करता है, तो उसके अंदर सब एम्प्लॉय जो फॉलो करे और उसको फॉलो करे। फिर कल्चरल बिल्डिंग, ठीक है, एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बिल्ड हो, ठीक है, जो प्रमोट करे ग्रोथ एंड इनोवेशन ऑफ बोथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एंड फॉर द एम्प्लॉयज ऑल्सो। तो ये जो सारे आप चाहे तो कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एचआरडी सिस्टम है। एचआरडी सिस्टम के अंदर टोटल वेरियस कंपोनेंट्स आते हैं, तो अभी हमने यहाँ पे 10 कंपोनेंट्स को जो है स्टडी करा है। मूविंग फॉरवर्ड विथ रोल ऑफ एचआरडी मैन पावर, पढ़ेंगे रोल ऑफ एचआरडी मैन पावर की, एचआरडी की मैन पावर का क्या रोल है। रेफर्स टू एचआरडी मैन पावर जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैन पावर क्या रेफर करता है, रेफर्स टू प्रोफेशनल्स,
रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एम्प्लॉय ग्रोथ। कि एचआरडी के अंदर वो प्रोफेशनल्स आते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो डेवलप कर सके और मैनेज कर सके एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ को, एम्प्लॉयज़ की लर्निंग को और उनके करियर प्रोग्रेशन को। ठीक है, करियर प्रोग्रेशन को। तो एचआरडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, ग्रोथ को, करियर को, लर्निंग को विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। Their role is crucial in ensuring that employees acquire। इनका रोल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों क्रूशल होता है? बिकॉज ये हेल्प करता है एम्प्लॉयज को कि वो एक्वायर कर सके नेसेसरी स्किल्स को, नॉलेज को और मोटिवेशन को, ताकि वो एक इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सके ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस की तरफ। तो एचआरडी मैन पावर इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय जो है वो वेल इक्विप्ड हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ मीट करे, ऑल्सो प्रोग्रेसिंग इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल करियर की पर्सनल प्रोफेशनल करियर भी वो डेवलप करे। तो ये एचआरडी के मैन पावर का जो है वो रोल है। कुछ की रोल्स ऑफ उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स। अब हम बात करें कि ट्रेनिंग देता है एचआरडी, डेवलपमेंट करता है, बट उसके पहले उसको आइडेंटिफाई भी तो करना है कि उसके टीम्स को, उसके वर्कफोर्स को, उसके लोगों को किस चीज टाइप की, किस चीज की ट्रेनिंग की जरूरत है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है ट्रेनिंग की नीड्स को कि उसको जरूरत भी है कि नहीं है ट्रेनिंग की नीड्स की, और है तो किस टाइप की ट्रेनिंग की नीड्स है, किस टाइप की स्किल जो है जो मुझे सिखानी चाहिए अपने एम्प्लॉयज को, जो उनको भी काम आए हमारे भी काम आए। ठीक है, तो एक स्किल गैप को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं अपने अमंग द एम्प्लॉयज। फिर वो जो है डिजाइन करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम। पहले एक स्किल गैप को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर दे डिजाइन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो उनको कैपेबिलिटीज को इनहेंस कर सके। फिर इम्प्लीमेंटिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स। वर्कफोर्स जो होता है वो क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, ऑनलाइन लर्निंग इंसेंटिव्स, इन सबको ऑर्गेनाइज करवाते हैं, इन सबको ऑर्गेनाइज कराते हैं ताकि उनकी नई लर्निंग जो है वो हो सके। फिर करियर डेवलपमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग, क्योंकि करियर डेवलपमेंट की डाउन द लाइन एम्प्लॉय कैसे ग्रो करेगा, ठीक है, आफ्टर 5 years 4 years कहाँ होगा, कैसे वो एक फ्यूचर लीडर बनेगा, उसकी करियर प्लानिंग में हेल्प करता है कि वो फ्यूचर लीडर बन सके थ्रू आउट, कैसे मेंटोरशिप और कोचिंग के थ्रू। परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट, फिर कैसे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इनहेंस कैसे कर सके, कैसे जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अपने टारगेट्स को और अच्छे से अचीव कर सके, उनकी परफॉर्मेंस इनहेंस हो सके ताकि उनको मोर बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स मिले। ठीक है, तो वो वर्क करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ, इंश्योर करते हैं कि एम्प्लॉय जो है वो कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट करे और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। इम्प्लॉयज की एंगेजमेंट भी होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, वर्क वो एक साथ जो है कोलैबोरेट करके काम करने चाहिए। ठीक है, मोटिवेट रहे, ठीक है, कि हर एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज एक टीम के अंदर काम कर रहे हैं, तो दे शुड बी अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, क्रिएट करे एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, इम्प्लीमेंट करे एंगेजमेंट प्रोग्राम्स, एम्प्लॉय रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, ताकि एक दूसरे से मिलके साथ में काम करे, तो रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन और एंगेजमेंट प्रोग्राम्स जो है वो ऐसे कंडक्ट कराए। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, तो इन सबका ओवरऑल मोटिव क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट हो सके, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके। ठीक है, तो कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फोस्टरिंग, किससे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगा, इनोवेशन से डेवलप होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, टीम वर्क से डेवलप होगा, ठीक है, लीडरशिप स्किल से डेवलप होगा जो कि एम्प्लॉयज के अमंग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज वर्क प्लेस कल्चर एंड चेंज मैनेजमेंट। वर्क प्लेस का कल्चर कैसे है, चेंज को जो है एज ए हिंडर ना सोचे, चेंज से आपके एम्प्लॉय जो डरे ना, ठीक है, चेंज को एनकरेज करके मोटिवेट होकर उसको अपनाए। तो चेंज मैनेजमेंट और वर्कफोर्स कल्चर जो है पॉजिटिव रहना चाहिए। ड्यूरिंग चेंज जो है कंपनी जो है वो अपनी पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर में चेंजेस लाती है, तो उसके लिए आपके एम्प्लॉय जो है वो प्रिपेयर होने चाहिए। तो इस यूनिट के हम लास्ट टॉपिक पे आ गए जो है एचआरएम और एचआरडी का डिफरेंस। अब आई थिंक अब तक आपको दिमाग में बैठ गया कि एचआरएम जो होता है ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट के लिए होता है और एचआरडी जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजिकली, कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है स्ट्रेटेजिकली। वे एचआरडी क्या करता है, डेवलप एम्प्लॉय स्किल्स एंड एबिलिटीज, ये स्किल्स और एबिलिटीज को डेवलप करता है एम्प्लॉयज की। इसका फोकस होता है एम्प्लॉय की मैनेजमेंट की तरफ, कि मैनेज कर सके एम्प्लॉयज को। इसका फोकस होता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट, की एम्प्लॉयज की लर्निंग एंड डेवलपमेंट हो। प्रोसेस क्या रहता है, इस वजह से रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है, फिर उसकी ट्रेनिंग होती है, पेरोल होता है, कंप्लायंस होती है, फिर इनका रिलेशनशिप मेंटेन रहे वो होता है। इधर क्या होता है, ट्रेनिंग होता है, करियर ग्रोथ, लीडरशिप, चेंज मैनेजमेंट, इसका फोकस जो है प्रोसेस जो वो रहता है। एचआरएम का टाइम फ्रेम जैसे मैंने बताया था कि हायरिंग का, रिक्रूटमेंट का, ट्रेनिंग का जो प्रोसेस होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है हर बार ही हो रहा है, एक बार ही होगा, वंस इन अ वाइल होगा, तो दैट्स व्हाई एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पॉलिसीज पे काम करता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। वेयर एचआरडी जो होता है वो आपका एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूसली हमें एम्प्लॉयज की ग्रोथ पे और करियर पे काम करते रहना होता है।
तो गाइज यहाँ पे हमारा HRM का यूनिट 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू, हम मिलेंगे यूनिट 2 में।